नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में शांतिपूर्ण रहा पहले दौर का मतदान, 57% पड़े वोट। दूसरे दौर के प्रचार ने पकड़ा जोर। सुधींद्र कुलकर्णी पर शिवसेना ने फेंका काला पेंट। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब के विमोचन से नाराजगी। गृह राज्य मंत्री ने कहा कानूनी दायरे में हो विरोध। 1 नवंबर से दिल्ली आने वाले कमर्शियल वाहनों पर लगेगा प्रदूषण सरचार्ज। एनजीटी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। 700 से 1300 रुपए तक की वसूली का आदेश। औद्योगिक उत्पादन में 3 साल का सबसे बड़ा उछाल, 6.4% पर आईआईपी। खुदरा महंगाई दर भी बढ़ी। और राजेश जोशी समेत 7 और साहित्यकारों ने लौटाया अकादमी सम्मान। अभिव्यक्त की आजादी खत्म करने का लगाया आरोप। 23 अक्टूबर को अकादमी की आपात बैठक। आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में आज पहले दौर की 49 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया और पहले दौर के लिए आज कुल 57% वोट डाले गए, जो 2010 विधानसभा चुनाव से 7% ज्यादा रहा। ये तस्वीरें हैं बिहार में पहले दौर के मतदान की। इस दौर में 49 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी तादाद पहुंची। पहले दौर में कुल 1,35,72,339 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार था। लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। During this phase, the turnout for this phase has been very encouraging. While in the previous election, it was about 50.85%. This time on and up till now, the information received is that it is 57%. Maybe that it will step up further by 1 or 2%. विधानसभा चुनाव के इस चरण में 10 जिलों समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य सीटें हैं, तो वहीं 8 अनुसूचित जातियों और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा, तो लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना नहीं भूले। बिहार के विकास को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम है। हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। बिहार का विकास मुद्दा है, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। मैं विकास के मुद्दे पर आई हूँ। देश के उन्नति के लिए, अपना हक को उठाने के लिए, विकास के लिए आई हूँ। अपना कर्तव्य समझ कर आई हूँ। मुद्दा तो विकास ही होगा, सबका उन्नति हो, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसकी कामना करते हैं। इसलिए अपना दायित्व निभाने आए हैं। बिहार का विकास समान रूप से हो, इसलिए वोट करना जरूरी है। पहले दौर में 49 सीटों पर सबसे ज्यादा 41 पर बीएसपी, 27 पर बीजेपी, 25 पर सीपीआई, 24 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 13 पर एलजेपी, 12 पर सीपीएम, 8 पर कांग्रेस, 6 पर आरएलएसपी और 6 पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के 210 और 194 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 583 उम्मीदवारों की किस्मत सोमवार को ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें 54 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 16 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। अभी मिली जानकारी के अनुसार करीब 57% मतदान हुआ है, जो पहले की 2010 के मुकाबले में करीब 6.25% अच्छा मतदान माना जा रहा है। बेगूसराय से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और पहले दौर के मतदान पर और बातचीत करने की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये संकेत क्या दे रहे हैं। पहले दौर का जो
57% के आसपास वोटिंग की बात हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जयशंकर गुप्ता साहब हैं, कार्यकारी संपादक देशबंधु से, स्वागत है आपका। और सीधे रुक करेंगे पटना, जहां से रवींद्र शेवड़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज दिन भर वोटिंग वाले इलाकों का उन्होंने दौरा किया। सबसे पहले शेवड़ा, आपसे ही समझना चाहूँगा कि क्या खास बात दिखी आपको मतदाताओं से जो आपने बातचीत की होगी, क्या बड़े मुद्दे आपको लगे कि जिन पर आज पहले दौर में खास तवज्जो दी है मतदाताओं ने? जी देखिए, सबसे अहम बात जो कविंद्र इस इलाके में है, क्योंकि इसको इलाके को जो है नक्सल से प्रभावित इलाका माना जाता है, तो करीब हम लोग ये बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो नक्सल ने कॉल दिया था बायकॉट को, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और सब लोग जो इस इलाके में प्रभावित थे नक्सल के मूवमेंट से, वो लोग मेन स्ट्रीम जो है उसमें आना चाहते हैं। इस लोकशाही में उन लोगों का जो भागीदारी है वो इस बात को दर्शाता है कि नक्सल मूवमेंट जो है अब वो थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। लोग उनके जो थ्रेट्स हैं उनको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके लिए कोशिश की गई लगातार चुनाव आयोग की तरफ से। करीब 1.25 लाख जो है पुलिस फोर्स को यहाँ पे उतारा गया है और ये दिखाया गया है कि किसी भी तरह की अगर कोई अपने वोट का प्रयोग करना चाहता है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हर तरीके से एक भय मुक्त माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, हम लोग इस वक्त जहां खड़े हैं बेगूसराय, महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के इलाके में, यहाँ पर जो है अभी भी पिछड़ापन है, गरीबी है, भूख है। और इसके अलावा क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, शिक्षा की बड़ी सख्त जरूरत है, स्वास्थ्य की यहाँ पे सुविधाओं में कमी है, सड़क की हालत जर्जर है। इन मुद्दों के आधार पर जनता ने जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दे बड़े अहम हैं उन लोगों के लिए। और इससे बड़ा मुद्दा जो है बिहार में, क्योंकि पलायन लगातार हो रहा है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो, उस पलायन को रोकने के लिए भी लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग इसको रोकना चाहते हैं और इसके लिए एक ऐसी सरकार आए जो बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार पैदा कर सके। और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है, शायद यही बड़े मुद्दे हैं जिसमें युवाओं ने वोट डाला। और सबसे अहम बात जो है जी, पहले दौर में सबसे अहम बात जो है, यहाँ पे हम जो खड़े हैं ठीक 8 किलोमीटर की दूरी पर 108 वर्षीय वृद्ध महिला महारानी देवी ने जो है आज अपना वोट डाला है और अपनी लोकशाही में भागीदारी जो है वो दिखाई है कि किस तरीके से हर आदमी जो है, चाहे वो उसकी उम्र कितनी हो, लेकिन वो अगर लोकशाही में आना चाहता है, लोकशाही के इस महापर्व में उन्होंने भागीदारी अर्जित की। और सबसे ज्यादा 59% जो है पुरुषों के मुकाबले ज्यादा इस बार महिलाओं का जो है बहुत अहम रहा है कि महिलाएं ज्यादा इस बार वोटिंग के लिए पहुंची हैं और पहले की तुलना में ओवरऑल वोटिंग भी ज्यादा हुई है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जयशंकर जी, जिस तरीके से रवींद्र बता रहे थे कि वाकई ये इलाका जो है, जिस तरीके से नक्सल प्रभावित, कई सारे यहाँ पर बेल्ट मानी जाती है, कई सारी विधानसभाएं आती हैं और विकास के लिहाज से भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पहले दौर की जो वोटिंग हुई है और पिछली बार की तुलना में परसेंटेज ज़रूर बढ़ा है, लेकिन क्या बड़े मुद्दे आप देख रहे हैं जो जिन पर इस बार मतदाताओं ने खास तवज्जो दी होगी? शायद देखिए, मतदाता जो अभी आप लोगों से बातचीत में कर रहे थे तो लगभग सभी लोग विकास की ही बात कर रहे थे। हर बात यही होती है, लेकिन विकास तो हो ही नहीं पाता है जैसा होना चाहिए। जैसे जिस ढंग का विकास और राज्यों में देखा गया है या हुआ, उस ढंग से बिहार के बहुत सारे इलाकों में नहीं हो पाया है। इसलिए विकास एक प्रॉब्लम तो है, पिछड़ापन तो है, गरीबी भी है, भूख भी है, लेकिन उसमें फिर एक अलग ढंग का रुझान भी है। लोग अब वोट देने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। पिछली बार से देखा आपने 6-7%, हालांकि हम लोग हमारी अपनी उम्मीद ऐसी थी कि 60-65% वोट पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में इससे ज़्यादा वोट पड़ा था, लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा वोट पड़े थे। तो लगा था कि ऐसा इस बार जो उत्साह है, जिस तरह से गोलबंदी हो रही है राजनीतिक दलों के बीच में, जिस तरह से प्रधानमंत्री मतलब सिर्फ जिला नहीं बल्कि प्रखंड मुख्यालयों तक जाकर के सभाएं कर रहे हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से गली गली घूम रहे हैं, तो उससे एक जागरूकता तो बनी है। और जो नक्सल एरिया है उसमें भी लोग देखिए लगातार, मतलब झारखंड के इलाकों में भी नक्सल तो बाइकाट, हर चुनाव बाइकाट करने का नारा देते हैं। कहीं पे पैसे लेकर के वोट करवा देते हैं, किसी के पक्ष में करवा देते हैं, कहीं चुप बैठ जाते हैं। तो ये रहा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वोट इतना अगर पड़ा है तो कहीं ना कहीं ये बंदूक से सत्ता निकलने वाली जो थियरी है उसको लोगों ने नकारा, कहा कि नहीं साहब बैलेट बॉक्स से ही निकलेगा। तो एक है अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत है, इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। उसको जो युवा सामने आया है, न सिर्फ उसको सुरक्षा बल्कि शिक्षा और रोजगार अगर दे सकें आप, तो फिर हो सकता हो पूरी तरह से उसका मोहभंग हो जाए। तो एक समस्या है ये। और दोनों जो गठबंधन है उस लिहाज से अगर देखा जाए, पहला दौर मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 33 सीटें हैं जहाँ पर लालू और नीतीश के पास ये सीटें हैं इन 49 में से, जो आंकड़े बता रहे हैं। क्या ये माना जाए कि दोनों जो महागठबंधन है एक तरफ और दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है, उस लिहाज से यहाँ पर क्या किसका स्टिक ज़्यादा आपको दिख रहा है और ये बढ़ता वोटिंग परसेंटेज किस तरह के संकेत दे सकता है? नहीं, उसमें कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो
आप कह सकते हैं कि युवा एक अलग सोच रख सकते हैं उनके बारे में जो बार बार कहा जाता है, हालांकि वो सोच दोनों तरफ से है। देखिए बीच में जो इशूज आ गए, जैसे आरक्षण वाली बात आ गई, तो उसको लेकर के एक अजीब तरह की गोलबंदी पूरे बिहार में हो गई है। वो युवाओं में भी है, बुजुर्गों में भी है। तो एक तो वो है, दूसरी तरफ महिलाओं को एक जो सत्ता का ये लगा है, चस्का लगा है, महिलाओं को आरक्षण मिला, पंचायत लेवल तक आरक्षण दिया सरकार ने, और नतीजा नीतीश कुमार सरकार ने दिया, उसमें भाजपा भी उस समय साथ में थी। तो वो जब आगे बढ़ रही है, हमको लग रहा है कि नहीं अब प्रधानपति और सरपंच पति वाला नहीं, अब महिला सरपंच या महिला प्रधान की बात उसका असर भी आप देख रहे हैं इस पहले। तो वो देखिए आज लंबी कतारें लगी, महिलाओं की लंबी कतारें लगी, जो लड़कियां साइकिल पे चल रही हैं, वो साइकिल मिली उन लोगों को, तो उनको एक उनमें जागरूकता बढ़ी है, मतलब अपने हमारा अधिकार है, जैसे कई महिलाएं कर रही थी ना कि वोट हमारा अधिकार है, उसको हमको यूज करना है, और अवेयरनेस वहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं से बढ़ा है लगातार। मतलब पहले के चुनाव में तो और कम मतदान होता था, तो इसलिए इसको हम उसी रूप में अगर देखें, और कौन भारी पड़ेगा कौन कमजोर पड़ेगा ये तो देखो रिजल्ट मतदाता का है, रिजल्ट जब आएगा तो मालूम हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस ढंग से भाजपा ने सोचा था कि स्थितियां उनके अनुकूल होगी, शायद इसीलिए इस इलाके में पहला मतदान का चरण यहीं शुरू किया गया, क्योंकि 2010 में जो हुआ था उस सीमांचल में सबसे पहला चरण हुआ था, इस बार 5वें चरण में वहाँ पे है। तो जो सोचा था उसमें थोड़ा सा नुकसान जरूर हो गया उनको, कि अब परिवारवाद उनका सामने आ गया, एक ही परिवार के कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फिर विद्रोह भी है, बगावत भी है आपस में। जब भागलपुर में अश्विनी चौबे जी हैं, उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ भाजपा के ही विजय शाह जी लड़ गए हैं, या जमुई में नरेंद्र सिंह का एक बेटा तो चकाई और जमुई के बीच में एक तो आंतरिक गुटबाजी आप कह रहे हैं कि वो एक बड़ी परेशानी का कारण बनी है, जो कि पहले ऐसा नहीं सोचा गया था। पहले सोचा गया था कि एकदम जो पोलराइजेशन होगा वो सीधा हो जाएगा। अलग अलग फैक्टर रहे, लेकिन कुल मिलाकर जो राहत की खबर है, अच्छी खबर मैं कहूँ, वो इलेक्शन कमीशन के लिहाज से है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सकारात्मक बात है, उसको शांतिपूर्ण मतदान रहा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है, तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर आज स्याही फेंक दी। शिवसेना कुलकर्णी के पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का मुंबई के विमोचन का विरोध कर रही थी। राजनीतिक दलों ने इस घटना की निंदा की है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सुधींद्र कुलकर्णी को घर से निकलते ही घेर लिया और उनके चेहरे पर स्याही पोत दी। शिवसेना पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी की किताब के मुंबई में विमोचन का विरोध कर रहे थे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी ने घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। भारत का लोकतंत्र इसका अपमान है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने उसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। अगर उनका कहना है कि ये काम शिवसैनिकों ने किया है तो किया है, वो भी देश के प्रति उनकी जो भावना है, राष्ट्रभक्ति की जो अंगार है उनके मन में और दिल में, ये उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बीजेपी समेत दूसरे दलों ने घटना की निंदा की है। This is absolutely ridiculous and it is this kind of violent, vicious communalism of the Shiv Sena and its ilk that stands in the way of better relations between our two countries. देश के लिए बहुत चिंता की बात है और कोई भी करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति को और असहिष्णुता को fully अस्वीकार करें। This is competitive intolerance. It is competitive communalism. It is competitive politics, not to make an India but to break India, and we strongly condemn it.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कार्यक्रम को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सभी विदेशी नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विरोध संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। There is a freedom of protest. That is a freedom of expressing your disagreement with anything. You have a right to disagree on any issue, but the way to protest in a particular manner, which harms somebody, other person's interest, that is not good. पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी अपनी किताब नीदर ए हॉक नॉर ए डव के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेने भारत आए हुए हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इस कार्यक्रम का आयोजक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीरी लेखक गुलाम नबी ख्याल और राजेश जोशी समेत 7 और साहित्यकारों ने आज साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने का ऐलान कर दिया। अब तक 16 साहित्यकारों ने देश में सांप्रदायिक हिंसा, कवि और लेखकों पर हो रहे हमले के विरोध में अपने पुरस्कार वापस किए हैं। इधर साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को एक आपात बैठक बुलाई। पिछले एक हफ्ते में 16 कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। सोमवार को लेखक मंगेश डबराल, राजेश जोशी और मशहूर कश्मीरी लेखक गुलाम नबी ख्याल समेत 7 रचनाकारों ने पुरस्कार लौटाने का फैसला किया। प्रोफेसर कलबुर्गी का हत्या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर किया हुआ हमला है। मैंने इसका खंडन करते हुए इस्तीफा दिया हूं। साहित्य अकादमी भी खंडन करना चाहिए। अकादमी के अध्यक्ष महोदय इसके बारे में बयान देना मैं उचित समझता हूं। हालांकि साहित्य अकादमी ने इन लोगों की ओर से पुरस्कार लौटाने की पेशकश नहीं मिलने की बात कही है। अकादमी के अध्यक्ष ने 23 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है। मैंने साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल की संकटकालीन या इमरजेंट बैठक बुलाई है 23 अक्टूबर को। सभी भाषाओं के एक लेखक होते हैं कार्यकारी मंडल में, तो सारी भाषाओं की तरफ से विचार हो जाएगा। सबसे पहले नयनतारा सहगल ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया। इसके बाद अशोक वाजपेयी, सारा जोसेफ, शशि देशपांडे, उर्दू उपन्यासकार रहमान अब्बास ने पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी ने भी कवि और लेखकों के कदम का समर्थन किया है। साहित्यकार देश में सांप्रदायिक हिंसा, कवि और लेखकों पर हो रहे हमले के विरोध में पुरस्कार लौटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली आने वाले वाणिज्यिक वाहनों को 1 नवंबर से पर्यावरण शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। छोटे वाहनों को 700 और बड़े वाहनों पर 1300 रुपये का शुल्क होगा। 1 नवंबर से 29 फरवरी तक ये प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा और इसके बाद इसकी समीक्षा होगी और फिर आगे पर फैसला। दिल्ली में हर दिन करीब 66,000 कमर्शियल वाहन आते हैं। इनसे दिल्ली के 127 एंट्री पॉइंट्स पर ये सरचार्ज वसूला जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा की कई इमारतें गिराने का आदेश दिया है। पतवारी गांव में शमशान की ज़मीन पर 2000 वर्ग मीटर में बनी सुपरटेक की बिल्डिंग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 6000 वर्ग मीटर में तालाब की ज़मीन पर बनी आम्रपाली ग्रुप की इमारत और तुगलपुर में 35,000 वर्ग मीटर में बनी जगत तारण की बिल्डिंग 2 महीने के अंदर गिरानी होगी। एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने ये ज़मीन वापस किसानों को भी लौटाने के लिए कहा है। दिल्ली में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार कर गया। डेंगू के अलावा दिल्लीवासी दूसरी बीमारियों से भी परेशान है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहा है। इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोगों का ये मंजर दिल्ली के अस्पतालों में आजकल आम है। अक्टूबर आधा बीतने को है, लेकिन डेंगू का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 41 लोग इससे जान गंवा चुके हैं। पिछले सालों के मुकाबले इस बार डेंगू की फिगर ज़्यादा है। दिल्ली में हमारे जितने भी 34 अस्पताल है जो दिल्ली के इसमें डेंगू के लिए मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड बनाए गए हैं, उसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जितने भी डिजास्टर के बेड है या और भी एडिशनल बेड उनको लगाएंगे, उनको बेड लगाया गया है। बेडों की कोई कमी नहीं है ताकि मरीज को किसी को रिफ्यूज न किया जाए। पिछले 5 सालों में ये डेंगू का सबसे विकराल रूप है। इसकी पुष्टि आंकड़े भी करते हैं। इस महीने 10 अक्टूबर तक डेंगू के 3077 मामले सामने आए। बीते सितंबर में 6,775 लोग इससे पीड़ित हुए।
इस साल अब तक 10,683 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले 2010 में डेंगू के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 6,259 थी। डेंगू के अलावा वायरल और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां भी पैर पसार रही हैं। बुखार जो मियादी बुखार या जिन्हें सीजनल फीवर बोलते हैं, उसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और उनसे हॉस्पिटल्स फ्लड हो रहे हैं। पहले जांच करा के आप निश्चिंत हो जाएं कि डेंगू है या नहीं है। खतरा स्वाइन फ्लू से भी है, जिससे राजधानी में एक मौत हो चुकी है। लिहाजा लोगों को स्वाइन फ्लू से भी बचने की जरूरत है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इस महीने आईआईपी 6.4% रहा। पिछले साल इसी महीने में यह दर महज 0.5% थी। अक्टूबर 2012 के बाद आईआईपी का ये सबसे ऊंचा स्तर है। अगस्त में विनिर्माण क्षेत्र 6.9% की दर से बढ़ा, वहीं खनन क्षेत्र का विकास 3.8% रहा। अप्रैल से अगस्त के बीच आईआईपी 4.1%, उधर सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.41% पर पहुंच गई। अगस्त में दर 3.74% थी। पिछले महीने दालों के दाम में इजाफा हुआ और इससे खाद्य महंगाई दर 2.2% से बढ़कर 3.38% पहुंच गई। हालांकि दूध और उससे बने उत्पाद सस्ते हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्व बैंक समूह में भारत समेत दूसरे विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ाने को कहा है। पेरू की राजधानी लीमा में उन्होंने विश्व बैंक में पूंजी बढ़ाने की मांग भी की, जिससे विकास के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। वित्त मंत्री विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के कामकाज में विकासशील देशों का वोटिंग अधिकार बढ़ाकर उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के लिए सालाना $100 अरब संसाधन जुटाने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी चाहिए। नेपाल में आज केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। ओली को राष्ट्रपति रामवरण यादव ने शपथ दिलाई और उनके मंत्रिमंडल में 2 उप प्रधानमंत्री और 5 मंत्री भी होंगे। विजय कुमार गच्छधर और कमल थापा को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। नए प्रधानमंत्री के सामने मौजूदा हालात से निपटने के अलावा मधेशी समुदाय की नाराजगी को दूर करने की सबसे बड़ी चुनौती नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामवरण यादव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने देश के मौजूदा संकट को जल्द खत्म करने पर जोर दिया। 63 साल के ओली नेपाल में नए संविधान के तहत चुने गए पहले प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की माओवादी समर्थित सीपीएन यूएमएल पार्टी के प्रमुख केपी शर्मा ओली ने बड़े अंतर से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार सुशील कोइराला को हराया। ओली को 338 और कोइराला को 249 सांसदों ने वोट दिया। नए संविधान के तहत हुए इस चुनाव में कुल 587 सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को जीत पर बधाई दी है और नेपाल के साथ मजबूत संबंधों पर भी जोर दिया है। उन्होंने ओली को भारत आने का न्योता भी दिया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने भी ओली को बधाई दी है। ये प्रजातंत्र का एक अभ्यास हमने शुरू किया है कि मध्यपाती सिस्टम और मध्यपाती सिस्टम में बहुलवाद का स्थान। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी ओली के सामने बड़ी चुनौती नाराज मधेशी समुदाय को मनाने की है। साथ ही उन्हें भारत नेपाल सीमा पर सामान्य हालत बहाल करने की चुनौती से भी गुजरना होगा। महीने भर से चल रहे मधेशी समुदाय के विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल ईंधन और दूसरी जरूरी सामानों के संकट से जूझ रहा है। केपी ओली के सामने भूकंप से तबाह नेपाल के पुनर्निर्माण और लोगों के पुनर्वास की भी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ब्रिटेन के एंग्स डेटन को मिलेगा। स्टॉकहोम में नोबेल समिति ने आज इसकी घोषणा की है। डेटन को खपत, गरीबी और कल्याणकारी योजनाओं पर काम करने की खातिर चुना गया है। इसके जरिए उन्होंने खर्च और बचत जैसे सवालों को सुलझाने की कोशिश की है। साथ ही इस साल सभी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और अब दिखाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। रिश्वत लेने का स्टिंग सामने आने के बाद बिहार के मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। अवधेश कुमार बिहार के शहरी विकास मंत्री थे। उन पर 4 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है।
बिहार के गया में एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में केन बम और विस्फोटक बरामद किए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में पुलिस कई जिलों में छापेमारी कर रही है। दिल्ली मेट्रो के महिला कोच में सफर करना कई लोगों को महंगा पड़ा है। दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसा करने पर इस साल अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को जुर्माना भरना पड़ा है। भारत और चीन की सेना के बीच युद्धाभ्यास आज शुरू हो गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में सबसे ज्यादा जोर आतंकवाद के खिलाफ तैयारियों पर होगा। महान फुटबॉलर पेले ने आज ऐतिहासिक ईडन गार्डन का दौरा किया। 38 साल पहले इस मैदान में एक दोस्ताना मैच खेला था। पेले रविवार को कोलकाता पहुंचे, जहां प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सानिया मिर्जा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर काबिज हैं। एक के बाद एक सफलता और अपने शानदार खेल की बदौलत WTA की ताज़ा विश्व रैंकिंग में सानिया 11,355 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 175 अंकों की गिरावट के साथ 26,904 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 46 अंक गिरकर 8,144 अंकों पर बंद हुआ। ईरान ने रविवार को लंबी दूरी की मिसाइल ईमाद का सफल परीक्षण किया। ईमाद जमीन से जमीन में मार करने वाली ईरान की पहली मिसाइल है। टर्की की राजधानी अंकारा में हुए विस्फोट के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। शनिवार को हुए इस विस्फोट में 28 लोगों की मौत हुई थी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रविवार को एक नाटकीय नजारा देखने को मिला। ग्लासगो हाउसिंग सोसाइटी ने नई इमारतों के निर्माण के लिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।